आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का बुक सेकंड चैप्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड और फो दोनों क्यों बोला जाता है? फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं, और फो मतलब होता है एनिमी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दुश्मन भी हैं। तो कोई भी एक इंसान को दोस्त और दुश्मन तो नहीं बना सकते, इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। तो ये चैप्टर उसके बारे में है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी हैं और फो भी हैं। वो कैसे, वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर टॉपिक्स इन द चैप्टर, इस चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक है। पहले देखो इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है, पहले वो दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उसका कितना क्लासिफिकेशन है, कितने वैरायटी के हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मेथड फॉर प्रिजर्वेशन कितने मेथड्स का होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये होता है 3 टाइप्स का: केमिकल मेथड, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज एंड पैकिंग। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इम्पोर्टेंट क्यों हैं उसके बारे में। फिर इन फूड इंडस्ट्री, इन बेवरेज इंडस्ट्री, इन मेडिकल प्रोडक्शन, इन वैक्सीन प्रोडक्शन, इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, फिर कैरियर एग्जाम्पल के बारे में, फिर ह्यूमन डिजीज कैसे होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एनिमल कैसे होता है, प्लांट्स पे कैसे होता है। तो ये सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है। तो देखो, दोज लिविंग थिंग्स अराउंड अस, एक सेकेंड, हाँ, तो देखो, दोज लिविंग थिंग्स अराउंड अस which we cannot be seen with naked eyes are called microorganism or microbes। तो देखो, ऐसे कोई भी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे कि हम नेक आइज पे नहीं देख सकते, उसे बोला जाता है माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसे ये बोला जाता है। फिर सेकंड पे दिया हुआ है, some of these can be seen with a magnifying glasses with some cannot be seen with the help of a microscope। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसे कि हम उन लोगों को कहाँ से देख सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसे कि हम माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसे कि हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। That is why they are called माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स। हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, ठीक है। फिर देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है उसके बारे में और उसका क्लासिफिकेशन कितना है। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई इनटू 4 मेजर ग्रुप। 4 ग्रुप का होता है। दिस ग्रुप आर बैक्टीरिया, वो होता है बैक्टीरिया फर्स्ट, फिर फंगी, फिर प्रोटोजोआ और फिर आल्गी, ठीक है। ये होता है 4 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। दिस इज आर 4 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। फिर हम एक एक करके ब्रीफली पढ़ेंगे सबके बारे में, 4 टाइप के बैक्टीरिया के बारे में, 4 टाइप के माइक्रोब्स के बारे में। तो देखो, पहले जो है वो है बैक्टीरिया। तो ये क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है, मतलब सारी जगह पे कहीं पे भी देख लो। इनफैक्ट हमारे घर पे भी होता है बैक्टीरिया, वॉशरूम पे होता है, सम टाइम खाने पे भी होता है, जो रोड साइड खाना मिलता है वहाँ पे होता है बैक्टीरिया, लेकिन वो हमें नेक आइज पे दिखते नहीं, तो इसलिए हम नहीं देख पाते उन लोगों को, ठीक है। फिर देखो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फाइंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट रेंजिंग फ्रॉम ग्लेशियर टू डिजर्ट्स एंड हॉट स्प्रिंग, फॉर एग्जांपल कॉड बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के द्वारा कॉड भी बना जाता है,
एक जो हमारा जो मिल्क हो जाता है, कुछ दिन के बाद अगर मिल्क को हम वैसे ही रख दें तो कुछ दिन के बाद वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ग्रो करने लगेंगे, जिससे द्वारा वो क्या बन जाएगा, कर्ड बन जाएगा। कर्ड मतलब दही होता है, तो वो बन जाएगा। ठीक है, फिर हम अभी आते हैं फंगी के पास। तो फंगी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। देखो फंगी, तो ये होता है मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है क्या, फंगी। ठीक है, लैक क्लोरोफिल एंड आर जनरली फाउंड इन कॉलोनीज। तो ये लैक क्लोरोफिल पे ग्रो होता है। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलम एस्पेरजिलस। ठीक है, ये है उसका 2। और जो क्लास 7 पे हम पढ़े थे ब्रेड मोड पे, क्लास 7 पे पढ़े होंगे सारे लोग, ब्रेड मोड जो होता है, ब्रेड पे कैसे ग्रो करता है बैक्टीरिया, कुछ दिन 2-3 दिन के बाद जब उस एक्सपायर हो जाता है, तो जब जैसे ब्रेड मोड हो जाता है, वो भी होता है फंगी का एक एग्जाम्पल, वो भी फंगी के द्वारा ही होता है। फिर आ जाते हैं हम प्रोटोजोआ के पास। तो प्रोटोजोआ क्या बोल रहा है, प्रोटोजोआ क्या है उसके बारे में। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। फिर यूजुअली फाउंड इन वाटर, ये ज़्यादा ही वाटर पे मिलता है। और एग्जाम्पल है एमोइबा एंड पारामेसियम। एमोइबा हम क्लास 7 पे फर्स्ट चैप्टर पे पढ़े थे, क्लास 7 पे था फर्स्ट चैप्टर पे, अगर याद नहीं है तो देख लेना फिर और एक बार। क्लास 7 का बुक फर्स्ट चैप्टर एमोइबा के बारे में जो पढ़ा था, डाइजेशन सिस्टम के बारे में। एमोइबा का एक डायग्राम भी था, वो कैसे फूड डाइजेस्ट करता है, कैसे खाता है, उसका कैसे मूव करता है, 7 पे था, तो देख लेना एमोइबा का अगर याद नहीं है तो। और पारासियम तो सबको पता ही होगा। फिर आल्गी का देखते हैं। आल्गी क्या है, आल्गी मोस्टली सारे लोग ही देखे होंगे, ये वाटर पे होता है मोस्टली आल्गी। तो देखो आल्गी होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉफिक होता है, वो खुद का खाना खुद बना लेता है, कंटेंट क्लोरोफिल पिगमेंट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। किससे, क्लोरोफिल पिगमेंट से और फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ये मोस्टली सारे लोग ही देखे होंगे। फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है स्पायरोगैरा, और स्पायरोगैरा इज़ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल। ये सारे लोग पढ़े भी होंगे क्लास 7 पे, मोस्टली ये चैप्टर क्लास 7 के साथ ही रिलेटेड है। ऑलमोस्ट सारे चीज़ें हम क्लास 7 पे इसका पढ़े थे। फिर वायरस के बारे में देखो, वायरस क्या है। Viruses are also microscopic, which reproduce only inside the cell of the host organism, which may be a bacterium, plant और animal। तो वायरस क्या होते हैं, ये भी एक माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, जो कि सेल के अंदर, इनसाइड द सेल बोला है, सिर्फ ओनली इनसाइड द सेल, मतलब सिर्फ सेल के अंदर ही ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ही ग्रो करते हैं। ठीक है, जो कि उसे बैक्टीरियम बोला जाता है। ये प्लांट और एनिमल पे भी होते हैं, मोस्टली एनिमल मतलब ह्यूमन, काऊ, गोट, सारे पे भी होते हैं। सारे जो लिविंग थिंग्स हैं सारी जगह पे ये ग्रो करते हैं इनसाइड द सेल्स पे। फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, रिक्वायर होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो ये होस्ट सेल को रिक्वायर्ड करते हैं उनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल है पोलियो वायरस, जो पोलियो होता है वो भी इस वायरस के द्वारा होता है, वो वायरस पे जाता है पोलियो। ठीक है, फिर फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द स्पॉइलाइज ऑफ फूड आइटम बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। तो जो प्रोसेस होता है, जो वो लोग प्रिवेंट करते हैं कुछ फूड को प्रिजर्व करने के लिए, कुछ ऐसे एक्शन लेते हैं माइक्रोब्स, उसे बोला जाता है फूड प्रिजर्वेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन फूड आइटम एंड स्पॉइल दैम। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो फूड होता है उसे वो लोग ख़राब कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी फूड हो। ठीक है, फिर मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कितने मेथड्स होते हैं, कैसे हम ठीक कर सकते हैं जैसे कि वो लोग ग्रो नहीं कर पाएँ और ख़राब नहीं कर पाएँ फूड्स को। केमिकल मेथड पे पहले,
The chemical that control the growth of microorganism on food are called preservatives. केमिकल जो होता है वो कंट्रोल कर लेता है। अगर हम कुछ खाने पे तो हम केमिकल्स नहीं डाल सकते ना, ठीक है, लेकिन खाने पे कुछ ऐसे एडिबल ऑयल होता है या फिर एडिबल चीज़ें होता है, एडिबल केमिकल होता है, उसे हम डाल सकते हैं। तो जहाँ पे कि वो लोग कंट्रोल करेंगे माइक्रोब्स को ग्रोथ नहीं करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है एडिबल ऑयल मैंने जो बोला, फिर सॉल्ट दे सकते हैं। हाँ, सॉल्ट इज़ द मोस्टली कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है। सॉल्ट तो सबके घर में होता है, तो हम सॉल्ट दे के खाना को बर्बाद नहीं कर सकते। अगर हम सॉल्ट दें तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे, ख़राब नहीं होगा खाना, तो हम सॉल्ट्स दे सकते हैं। फिर कॉमन सॉल्ट इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। जो पैकेट्स होते हैं वो ले लो, एग्जांपल लेस का ले लो, जो मार्केट में मिलता है, वहाँ पे भी सॉल्ट डाला जाता है कुछ दिनों के लिए ख़राब नहीं होने के लिए, लेकिन 2-3 दिन के बाद ख़राब हो सकते हैं। और ये सॉल्ट जो होते हैं वो मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज होता है। जो सी एरिया का होता है, जो मतलब सॉल्टी सी एरिया का होता है फिश, वो लोग बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट का उसका एक्शन होता है। लेकिन जो हमारे साइड पे मिलते हैं, जो सॉल्टी सी नहीं मिलते, जो नॉर्मल फिश मिलते हैं, वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट का उसका एक्शन नहीं होता, वहाँ पे सॉल्ट नहीं होता। फिर शुगर इज यूज एज प्रिजर्वेटिव इन जैम एंड जेली। तो जैम और जेली को ठीक से रखने के लिए शुगर का यूज होता है। फिर ऑयल एंड विनेगर आर यूज एज प्रिजर्वेशन इन पिकल्स एंड वेजिटेबल। फिर ऑयल और विनेगर को यूज होता है वेजिटेबल्स को अच्छे से रखने के लिए। फिर और एक जो मेथड है वो है हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। गरम या ठंडे के द्वारा हम इसे भी अच्छे से रख सकते हैं। जैसे कि बॉइलिंग द मिल्क हेल्प इन किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट इन इट। देखो, आप मार्केट पे बहुत सारे कंपनी के मिल्क देखे होंगे, अमूल ले लो फॉर एग्जांपल। वो क्या करते हैं, पहले मिल्क ला के बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म कर लेंगे, फिर उसे ठंडा करके रख देंगे पैकेट पे, तो वो कुछ दिनों के लिए ख़राब नहीं होगा। तो ये सेम वही बोला गया है, ठीक है। तो वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर पेस्चराइजेशन इज़ अ यूनिक ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क इन विच इट इज़ बॉइल्ड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल एंड स्टोर। तो मैंने जो बोला कि इसे पहले हाई टेम्परेचर पे गर्म कर लेंगे, फिर ठंडा करके उसे पैकेट कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर देखते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग। ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टोर इन सील एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट माइक्रोबियल अटैक, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। इन फूड इंडस्ट्री लैक्टोबैसियम बैक्टीरिया प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ मिल्क इनटू कॉर्ड। जो मैंने बताया था पहले ही शुरू होने से, क्लास शुरू से पहले, कि अगर हम मिल्क को कुछ दिनों के लिए रख दे तो वो कॉर्ड पे कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे एक बैक्टीरिया का यूज होता है, मैंने बोला था, तो वो है लैक्टोबैसियम। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन या फिर 2 मार्क क्वेश्चन पे आ सकता है, तो इसे अच्छे से याद रखना। फिर ईस्ट इज यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। तो क्या ईस्ट यूज होता है किसके लिए? ईस्ट यूज होता है ब्रेड, पेस्ट्री और केक के लिए। ये बनाने के लिए ईस्ट का यूज होता है, और मिल्क टू कर्ड कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसियम का यूज होता है। फिर इन बेवरेज इंडस्ट्री पे क्या होता है, देखो यहाँ पे होता है ईस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर, एसिटिक एसिड। देखो, जो ईस्ट होता है वो कॉमनली अल्कोहल बनाने के लिए ज़्यादा यूज होता है। मतलब अल्कोहल इज़ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बेवरेज इंडस्ट्री और फॉर द ईस्ट प्रोडक्शन। और
ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ईस्ट एक्ट ऑन शुगर एंड कन्वर्ट इट इनटू अल्कोहल। ठीक है, तो देखो मैंने जो बोला था, ईस्ट से अल्कोहल का बनाने के लिए यूज होता है। जो शुगर होता है वो शुगर को किस में कन्वर्ट कर लेता है? अगर शुगर पे ईस्ट, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, अगर शुगर पे ईस्ट ग्रो कर लिया तो उससे क्या बन जाएगा? उससे अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, उससे अल्कोहल बन जाता है। फिर देखो, फिर मेडिकल प्रोडक्शन पे क्या यूज होता है, बैक्टीरिया का रोल क्या है, उसे देखते हैं। मेडिसिन प्रोड्यूस बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, फिर कॉमनली यूज एंटीबायोटिक आर स्ट्रेप्टोमिसिन, टेरासाइक्लिन एंड एंथ्रोमाइसिन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रख लेना, दिस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इन वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए इसका रोल क्या है, वैक्सीन कैसे प्रोडक्शन होता है? प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ वेरियस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू वैक्सीन इज नोन एज वैक्सीनेशन। तो देखो, कोई भी डिजीज़ के लिए, मतलब कोई भी डिजीज़ अगर स्पीडली स्प्रेड हो रहा है सारी जगह पे, तो उसके लिए एक वैक्सीन बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ सालों पहले, ठीक है, मतलब 2019 या 20 पे हुआ था जो कोरोना बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, तो उसके लिए कुछ वैक्सीन बनाया गया था। वैसे ही कुछ डिजीज़ के लिए जो वैक्सीन बनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? वैक्सीनेशन बोला जाता है। वैक्सीन इंक्लूडेड डेड और वीक माइक्रोब डेट ट्राइगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी। तो वैक्सीन बनाने के लिए कुछ डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है। These antibodies help in preventing the attack from disease causing microorganism। तो ये एंटीबॉडी क्या करते हैं? जो डिजीज़ हमारे बॉडी पे घुसने की चांस होता है या फिर घुसने की ट्राई करते हैं, तो उन्हें वो अटैक से हमें प्रिवेंट करते हैं, उन्हें रोकते हैं। फिर वैक्सीनेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग डिजीज सच एज कोलेरा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा। ये वैक्सीनेशन क्या करते हैं? हमें डिजीज से बचाते हैं। वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर बाय एडवर्ड जेनर। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए किसने बनाया था? तो ये एडवर्ड जेनर ने बनाया था। फिर बैक्टीरिया सॉइल फर्टिलिटी पे कैसे आते हैं काम पे, उसे पढ़ेंगे अभी। तो वो ब्लू ग्रीन algae एंड राइजोबियम बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। कौन दोनों? राइजोबियम एंड algae. These two bacteria are they called biological nitrogen fixer. They fix free atmospheric nitrogen to enhance soil fertility. ठीक है, फिर इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे क्लीन करते हैं? तो ये डिकम्पोजर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स होते हैं, जो भी मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ों को वो लोग डिकम्पोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एग्जांपल दूं, तो कोई भी डॉग का डेड हो गया है रोड साइड पे या आपके घर साइड पे कहीं पे भी, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे कुछ दिनों बाद ग्रो कर लेंगे और उसे डिकम्पोज कर लेंगे, उसे वो लोग मिक्स कर लेंगे सॉइल पे। ठीक है, वो लोग सॉइल पे उसे मिक्स कर लेंगे और उसे डिकम्पोज कर देंगे, जिसके द्वारा कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है। बस आज के लिए उतना है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। और एक बात, हमारा जो होता है ऑनलाइन क्लास मैं लेती हूँ, लाइव क्लास, तो किसी को भी ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना। ठीक है।